जय हिंद दोस्तों, मैं अधिवक्ता जितेंद्र कुमार और पुनः आप सभी को मेरे YouTube चैनल सरकारी मंजिल पर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 1 जनवरी से यानी जनवरी से लेकर 2024 से लेकर 2024 के दिसंबर माह तक यानी पूरे 12 महीने में जो भी करेंट से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन तमाम प्रश्न का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहे, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। पूरे 1 साल का हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दरवाजा को थोड़ा सा बंद कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं, जनवरी माह से प्रश्न हमारा आता है। पहला नंबर, प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पे 1156 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। लक्षद्वीप आपका ये रहा और लक्षद्वीप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में जनवरी महीने में 1156 करोड़ रुपए का एक शिलान्यास करने जा रहे हैं, एक परियोजना का। अब आइए जानते हैं उससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए तथ्य। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का, छोटी छोटी बहुत सारी परियोजनाएं हैं इसमें, उन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इस परियोजना की शुरुआत एक समारोह से की गई है जिसमें सैकड़ों द्वीपवासी हिस्सा लिए। द्वीपवासी कहने का मतलब इस द्वीप पर देखिए, छोटा सा द्वीप है ये, इस द्वीप पर रहने वाले सैकड़ों लोग यहाँ हिस्सा लिए हैं, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। वहां पे शिलान्यास करने के लिए बहुत सारी परियोजना का मतलब समझते होंगे आप लोग, बहुत सारी योजनाओं को लेकर जो काम की गई है उसे परियोजना कहते हैं। आइए देखते हैं जनवरी से और क्या प्रश्न हो सकते हैं। इस पहल के उद्देश्य से लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति को चुनौती को दूर करना, यानी वहां इंटरनेट का स्पीड जो है वो काफी कम है, उस गति को तीव्र करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस द्वीपों में इंटरनेट की गति 100 गुना से अधिक बढ़ाकर, यानी 1.7 GB जो था वो अब कितना हो जाएगा, 200 GB पर सेकेंड हो जाएगा। पहले था 1.7 GB पर सेकेंड, अब हो जाएगा 200 GB पर सेकेंड की गति हो जाएगी। यानी सबसे पहली उपलब्धि क्या मिली? उपलब्धि मिली कि इंटरनेट की सेवाओं को गतिशील किया जाएगा। पहले गति कम थी, अब गति बढ़ा दी जाएगी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग देख रहे हैं, अगले पॉइंट की ओर देख रहे हैं। तो अगला है थर्मल डी सैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री कदमत से कम तापमान वाले थर्मल डी सैलिनेशन संयंत्र का उद्घाटन किए हैं, जो हर दिन 1.5 लाख लीटर स्वच्छ पेयजल का उत्पादन करेगी। यानी 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन यह क्या करेगी, स्वच्छ जल का उत्पादन करेगी। इसके तहत उन्होंने अगती और मिनिकाय, ये क्या है, द्वीप है। अगाती और मिनिकाय क्या है, द्वीप। द्वीप पर सभी घरों में घरेलू नल कनेक्शन राष्ट्र को समर्पित किया है। यानी वहां पे जितने लोग का घर है उस सभी घर पे नल कनेक्शन पहुंचाने का इन्होंने योजना रखा है कि क्या पहुंचाया जाएगा, नल कनेक्शन। नल जल योजना वाला जो है ना हमारे यहाँ, वैसे ही नल जल योजना लक्षद्वीप में पहुंचाई जाएगी, जिसके क्वालिटी अगाती और मिनिकाय द्वीप में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं तो कह रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर, आपके देश के विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है, ठीक है, ने 2 दिवसीय यात्रा भारत और नेपाल के संबंधों को बढ़ावा दिया। यानी 2 दिन की यात्रा पे रहे हैं नेपाल में, और नेपाल में क्या किया गया है, उनका मतलब विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उनका 2 दिवसीय यात्रा रहा है। अब क्या क्या है देखते हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर विभिन्न पहलों और समझौतों में के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने के लिए नेपाल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा को संपन्न किए हैं। यात्रा का महत्वपूर्ण कार्यक्रम 7वीं भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक थी। वहां पे 7वीं बैठक की जा रही थी भारत और नेपाल के संयुक्त, उसमें ये वहां पहुंचे थे और साथ में उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना। अब क्या था समझौता 7वीं व्यापार वाला में, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक के परिणाम स्वरूप एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसमें भारत अगले दशक मतलब 10 साल के लिए नेपाल को 10,000 मेगावाट बिजली उत्पाद आयात करेगा। क्या करेगा, 10,000 मेगावाट बिजली को आयात करेगा भारत 1 दशक तक। दशक मतलब 10 सालों तक। अगले पॉइंट की ओर देख रहे हैं तो पुनः निर्माण सहायता। भारत ने 2015 में भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचों को पुनः निर्माण करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये यानी 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर कि नेपाली वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। नेपाल में जो भूकंप से क्षति हुई है उस क्षति को पूरा करने के लिए 1000 करोड़
रुपए, अगर अमेरिकी डॉलर की बात करें तो 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर है जो नेपाल को वित्तीय सहायता भारत मुहैया करवाएगा, उसको देगा। साझा जिम्मेदारी के तहत कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबंध बनाने में साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया है और 50,000 घरों के लिए वित्त पोषण सहित 2015 के भूकंप के बाद भारत के प्रयासों का सराहनीय। इन 2015 के जो भूकंप हुआ था उस भूकंप के बाद भारत ने सबसे बड़ा सराहनीय पहल उठाया है और 5,000 घरों में वित्तीय पोषण की सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। किसके द्वारा? एस जयशंकर के द्वारा, विदेश मंत्री हैं आपके। अगला कह रहा है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा। अब इसके तहत कह रहा है क्या घोषणा किया गया? तो घोषणा किया गया है द मिनिस्ट्रियल ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसने घोषणा की है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विभिन्न खेलों एवं हस्तियों के लिए, खेल से जुड़ा हुआ हस्ती मतलब व्यक्तियों के लिए अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा एथलेटिक सम्मान अर्जुन पुरस्कार है। एथलेट मतलब खेल में भारत का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार है। पिछले 4 वर्षों में अच्छे प्रदर्शन के साथ नेतृत्व, खेल कौशल एवं अनुशासन को प्रदर्शित करने के लिए दिया गया है। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार में क्या की गई है? पुष्टि की गई देने के लिए अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों का नामकरण किया गया है पिछले 4 वर्षों में। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये है कह रहा है कि सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को कौन सा पुरस्कार मिलेगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 का। वही कह रहा है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल जाता है। ट्रेनिंग देने वाले को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलती है, जिसमें गणेश कह रहा है कि प्रभाकरण को दिया गया है मल्लखंभ के लिए। मल्लखंभ मतलब मल्ल युद्ध जो होता है ना, कुश्ती के लिए। उसके बाद कह रहा है कि महावीर सैनी को एथलीट पैरा के लिए दिया गया है, पैरा तैराकी वाला होता है। ललित कुमारी को कुश्ती के लिए दिया गया है, आरबी रमेश को शतरंज के लिए और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। ये लोग ट्रेनर हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हीं को मिलता है जो खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाते हैं या जिनको ट्रेनिंग देते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम सुने हैं ना आप लोग? एकलव्य द्रोणाचार्य अंगूठा काट लिए थे। अगला कह रहा है कि ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, जिसमें कविता को मिला है कबड्डी का, मंजूषा कंवर को मिला है बैडमिंटन में, विनीता कुमारी शर्मा को मिला है हॉकी में। ये लोग को मिला है मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम है पुरस्कार से अचीवमेंट किया गया है लोगों को। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद हॉकी ट्रॉफी 2023 किनको दिया गया है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर विजेता रहा है इसमें, और ललित प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब उप विजेता रहा है। वही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है कुरुक्षेत्र दिल्ली का, ये भी उप विजेता रहा है। अब देखिए खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को मिला, अर्जुन पुरस्कार 26 खिलाड़ियों को, द्रोणाचार्य 5 कोचों को मिला है। कोच मतलब जो ट्रेनिंग देते हैं उनको कोच कहा जाता है। अब आमलेट वाला कोच मत समझ लिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 लोगों को और ध्यानचंद 3 लोगों को, ये 2024 का है, याद रखिएगा। कितने लोगों को कितना पुरस्कार मिला है। आप कुछ राम मंदिर से समझ लेते हैं। राम मंदिर के नागर शैली, अब देखिए मंदिर का निर्माण 3 प्रकार की शैलियों से होता है, ये समझिए कि हिस्ट्री से आपका जुड़ा हुआ चीज है। अब देखिए नागर शैली में क्या होता है, ये उत्तर भारत में नागर शैली चलती है, याद रखिएगा। उत्तर भारत की जो मंदिर है ज्यादातर मंदिर नागर शैली से बनी हुई, दक्षिण का जो है वो द्रविड़ शैली से बना हुआ। समझाएंगे द्रविड़ शैली नागर शैली क्या होता है। और वेसर शैली जो है नागर और द्रविड़ शैली का मिलता जुलता स्वरूप है। अब देखिए जिसके मंदिर के आगे से इन करके आप पीछे जाते हैं और पीछे जो गुंबज होता है मंदिर में आगे इन कर गए, इन करने के बाद आगे वाला गर्भ गुफा को छोड़ करके उसके बाद वाला जो गुंबज रहता है वो निर्माण होता है नागर शैली से। जितनी इस प्रकार की मंदिरें आपको दिखेगी ये आपको नागर शैली से रहेगी। ये उत्तर भारत की है, ठीक है, जो हमारे तरफ होती है। आप राम मंदिर में भी गए होंगे तो आगे समतल मिला हुआ है, मतलब छोटा ज्यादा हाइट नहीं है, उसके बाद फिर देखिए तो गुंबज वाला है ना, वो सब नागर शैली का प्रमाण है। वही अगर दक्षिण साउथ में तो बड़ के गेटवे के सामने बड़का सा मूर्ति लगेगा, अगर में ढेर छोटा छोटा काट करके मूर्ति सजावल रहता है, बैठावल रहता है, वो सब है दक्षिण भारत की, जो कि द्रविड़ शैली बताती है। दक्षिण भारत में कौन सी शैली है? द्रविड़ शैली। और ये दोनों का संयुक्त है, दोनों पार्टी छोटा छोटा चलेगा, जैसे कि बेसर शैली से बना हुआ पथूत का मंदिर,
पतूत का मंदिर जो बना हुआ है वो बेसर शैली से है, ठीक है। देखिए इन्हें दुगो छोटा छोटा है, बीच में ऊंचा गुंबज है, ये बेसर शैली से है। हम लोग का जो मंदिर बन रहा है मेरे गांव में, ये बन रहा है नागर शैली से। देखा जाए तो ये नागर शैली से, आगे समतल है, उसके बाद फिर उसमें गुंबज वाला है। निशापुरा में भी नागरे शैली से बना हुआ है जी। निशापुरा वाला मंदिर है ना, आगे समतल है, फिर गुंबज पीछे से है। देखिए राम मंदिर का ऐसे है, मंडप छोटा छोटा है और फिर उसके बाद कैलाश यानी बड़ा सा गुंबज है, बीच में गर्भगृह होता है और शिखर होता है, इस तरह से। यहाँ शिवलिंग होता है गर्भगृह में, ये शिखर होता है, ऊपर में त्रिशूल वगैरह लगाया जाता है, और ये सब क्या होते हैं, मंडप होते हैं जो आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। आगे चबूतरा उतरा रहता है, ये सब बैठने के लिए रहता है। बेटा में भी देखे होंगे तो मंदिर ऐसी है, राम जानकी मंदिर। अब फरवरी में आ जाते हैं। फरवरी 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया। अबू धाबी में बहुत बड़ा मंदिर बना है हिंदू का, तो अबू धाबी मंदिर का टेम्पल का उद्घाटन किया। 14 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में पहले हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किए, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की संस्कृति और धार्मिक समावेशिता का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वहीं के लोग पैसा देके ही मंदिर को बनवाया था। बहुत बड़ी उपलब्धि है इस मंदिर में। देख रहे हैं मंदिर की तस्वीरें भी आपके सामने दिख रही है स्पष्ट रूप से। मार्च के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में कह रहा है अफगानिस्तान का सबसे अप्रशस्त्र देश रहा। सूची में सबसे नीचे कौन रहा? अफगानिस्तान रहा। 2020 में तालिबान के नियंत्रण हासिल करने के बाद मानवीय संकट से जूझ रहा है। वहां पे आतंकवादी लोग जैसे चाहे जैसे लोगों को ट्रीट कर रहा है, इस वजह से सबसे ज्यादा परेशान देश में अभी आपका अफगानिस्तान है। रैंकिंग के उल्लेख में कुछ परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी के बाद शीर्ष 20 सबसे बड़े खुशहाल देशों से बाहर हो गए हैं। क्रमशः वो 23वें पे आ गए हैं और 24वें पर। संयुक्त राज्य 23वें पे आया है और 24वां पर कौन आ गया है? जर्मनी आ गया है। खुशहाल देश मतलब अच्छा देश में था लेकिन अब नहीं रहा। कह रहा है कि कोस्टा रिका और कुवैत 12वां और 13वें स्थान पे हैं, जो कि शीर्ष 20 देशों में प्रवेश किए। रिपोर्ट में यह भी कहा था कि सबसे खुशहाल देशों में अब दुनिया का कोई भी बड़ा देश शामिल नहीं है। खुशहाल देशों में अब कोई भी दुनिया का बड़ा देश शामिल नहीं है। कारण क्या है कि जितना बड़ा देश उतना बड़ा करप्शन। अब मेंस प्लेयर्स ऑफ ईयर किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। वोमेन्स प्लेयर ऑफ ईयर मिला है सिलिमा टेटे है। स्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है। 2007 में देखिए मेजबानी किया है। किस चीज का मेजबानी है? हॉकी इंडिया का है। हॉकी का देखिए मेजबानी कौन किया है? 2007 में किया है मेजबानी दक्षिण अफ्रीका। कौन किया है? दक्षिण अफ्रीका, जिसमें विजेता कौन रहा है? भारत। उप विजेता यानी हारने वाला कौन रहा है? पाकिस्तान। 2009 में इंग्लैंड किया है मेजबानी, पाकिस्तान विजेता रहा, हारने वाला श्रीलंका रहा। वही 10 की बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज रहा मेजबानी, इंग्लैंड रहा विजेता और ऑस्ट्रेलिया रहा उप विजेता। 12 में श्रीलंका, वेस्ट इंडीज रहा विजेता और श्रीलंका रहा उप विजेता। 14 में बांग्लादेश, श्रीलंका रहा विजेता और भारत रहा उप विजेता, यानी भारत हार गया था 2014 में। 16 में बात करेंगे तो भारत मेजबानी किया वेस्ट इंडीज, जिसमें जीता, और हारने वाला में रह गया इंग्लैंड। 21 की बात करेंगे तो 21 में संयुक्त अरब अमीरात, ओमान देश किया मेजबानी, ऑस्ट्रेलिया जीता और न्यूजीलैंड हार गया। 24 में बात करेंगे तो यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों क्या किया था? मिलकर मेजबानी किया था, जिसमें भारत जीता है। अभी हॉकी वाला कौन जीता था? 24 में भारत जीता है और हारा कौन? साउथ अफ्रीका को हराया है। अब आईसीसी देख लेते हैं T20 2024। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बोल रहे हैं कि आएगा नहीं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में तेज गेंदबाज, जो गेंदा फेंकने वाला बॉल करने वाला जो होता है उसको गेंदबाज कहते हैं पैट
कमिंस ने T20 वर्ल्ड कप 2024 में इतिहास रच दिया। पेट कमिंस ऐसे पहले गेंदबाज हुए जिन्होंने वर्ल्ड कप में लगातार 2 हैट्रिक ली, यानी 2 बार हैट्रिक ली। अगला कह रहा है न्यूजीलैंड में गेंदबाज, न्यूजीलैंड के ही है गेंदबाज, क्या नाम है, लॉकी फर्ग्यूसन ने अपने स्पेल के दौरान 4 ओवर में, मतलब 4 ओवर मेडन फेंकने का रिकॉर्ड किया है। यानी ये चारों के चारों 4 गो ओवर मिलता है फेंकने के लिए T20 में, और चारों के चारों ओवर मेडन गए, यानी चारों में 1 को रन नहीं गिराया। रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में अपने 50 छक्के पूरे कर लिए और वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज, साथ ही दुनिया के दूसरे बैट्समैन बने। पहला कौन था, क्रिस गेल था, जिसने 63 छक्का मारा है 31 मैच में। आई 50 छक्का मारे हैं 43 गो मैच में। आई 31 गो मैच में मारा, 43 गो मारे 50 छक्का। तो दूसरा, वर्ल्ड का दूसरा और इंडिया का पहला। लीजिए छूट गया, वो अक्टूबर से आ गया। अच्छा अगला वीडियो में करवा देंगे, अरेंज करने में गड़बड़ हो गया, अक्टूबर महीने से आ गया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बाकी अगला वीडियो में जो बचा हुआ है वो करवा लेंगे। आप कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब होता है भूखा देश। भूखा देश में सबसे आगे कौन है, पड़ोसी देशों में रैंकिंग देख लीजिए। भूखा देश में पहले चाइना है, हंगर देश में कह रहा है। दूसरा में थाईलैंड, तीसरा श्रीलंका, चौथा नेपाल, चौथा नंबर पर वर्ल्ड में आता है चीन। चौथा नंबर भूखा देश कौन है, चीन है। 52वां नंबर पर कौन है, अपना भारत का अड़ोसी पड़ोसी की बात हम कह रहे हैं, तो आपका थाईलैंड आता है। 56वां नंबर पर श्रीलंका है, 68वां पर नेपाल है, 74वां पर म्यांमार है, 77वां पर इंडोनेशिया है, और 84वां पर बांग्लादेश है। पाकिस्तान 109 पे, अफगानिस्तान 116 पे, इंडिया 133 पे आता है, 30 पे आता है, पहले 33 पे था, अब 30 पे हो गया है, बताए थे आप लोग करंट में हम। अब ब्रिक्स सम्मेलन से थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 22 से 24 अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान शहर में किया गया था। संस्करण था यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण था। क्या था, 16वां संस्करण था। थीम था न्याय संगत वैदिक विकास और सुरक्षा के लिए बहु पक्षवाद की दृढ़ता करना। यानी इसका उद्देश्य था न्याय संगत, जो भी हम लोग विकास करें वो न्याय संगत हो, वैश्विक स्तर पे हो, और सुरक्षा को मद्देनजर में रखते हुए ऐसा दृढ़ संकल्प हम लेते हैं। अब ब्रिक्स में देश का एगो है तो 10 देश है। कौन कौन देश है, रूस है, चीन है, भारत है, ईरान है, मिस्र है, संयुक्त अमीरात है, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इथियोपिया है और इंडोनेशिया है। ये अमेरिका पर लगाम लगाने के लिए इसको बनाया गया है। अमेरिका इसमें नहीं है, अमेरिका है इसमें नहीं है। दिसंबर में देख रहे हैं तो दिसंबर से क्वेश्चन है गाढ़ी माई महोत्सव। कौन है, गढ़ी माई महोत्सव। हर 5 साल पर दक्षिण पूर्व में नेपाल में आयोजित की जाने वाली गढ़ी माई महोत्सव दुनिया की सबसे विवादास्पद धार्मिक उत्सव में से एक है। विवाद वाला उत्सव है। क्या है, जो जानवर का सामूहिक बलि के लिए जाना जाता है। यहाँ जानवरों को सामूहिक रूप से मिलाकर क्या करता है, लोग उसको बलि देता है। सदियों से पुरानी परंपरा के जड़ जमाए यह महोत्सव सैकड़ों हजारों हिंदू श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, जो मानते हैं कि इस अनुष्ठान से हिंदू देवी गढ़ी माई प्रसन्न होती हैं। अब सोच लीजिए, बलियों देवे से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और समृद्धि प्रदान करती है, मतलब लोगों को मारिए आपको समृद्धि मिलेगा। एक तरफ कहता है हमारा धर्म की हत्या नहीं करना है, जीव हत्या अपराध है, और हमारे इंडिया में 9 ऐसे मंदिर है जहां पे नॉनवेज चढ़ाया जाता है और नॉनवेज काट करके बनाया जाता है, मछली चढ़ाया जाता है, खस्सी चढ़ाया जाता है। 9 ऐसे अपने यहाँ मंदिर है। 2 आपके पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, मुंबई में है। ऐसे ऐसे मंदिर है जहाँ पे नॉनवेज चढ़ाया जाता है। अब क्या कहा जाए, एक ही धर्म के 2 अंग बना दिए गए, एक अपराध है और एक मंदिर में जाके मछली भाई ओजगे बनाइए, ओजे चढ़ाइए और मंदिर फिर खाइए प्रसाद के रूप में। नॉनवेज खाइए, चिकन खाइए, मटन खाइए, तब जाके वो मंदिर का पूजा होगा। ऐसा ऐसा तो चीज है, समझ में नहीं आता है क्या सही है। इस महोत्सव में विशाल पैमाने पर और क्रूरता से पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं के भी तीखी बहस छिड़ जाती है। यानी पशु को देख रहे हैं कितना काटे लगी, सब लेके आने, बताइए जीव हत्या कितना और का अपराध है। देखिए सब यहाँ बकरी है, क्या गढ़ी माई महोत्सव संस्थापक कौन है, भगवान चौधरी है। उन्होंने नेपाल में के 12 जिले के बड़ी यारपुर
गढ़ीमाई मंदिर की स्थापना की थी। पौराणिक कथा है, कथा के अनुसार शक्ति की देवी गढ़ीमाई ने चौधरी से समृद्धि का वादा किया और उस बशर्ते उन्हें रक्त की बलि चढ़ाया। तो सोचिए भगवान वादा कर रहे हैं कि रक्त के बलि चढ़ाया तब हम तो समृद्धि दें। ऐसा कैसा बात है, सोचने वाली बात है। आरंभ में यहाँ मानव रक्त की बलि दी जाती है, सोच लो, बाप रे बाप, मानव रक्त की बलि दी जाती, बलि की मांग की गई थी, लेकिन बाद में पशु बलि का स्थान दिया गया और यह परंपराओं का आधार बना हुआ है। पहले मानव के यहाँ रक्त की बलि के लिए कहा गया था, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर कहा गया कि नहीं, पशु की बलि दी जाएगी। सोच लीजिए। दिसंबर 2024 का प्रश्न है, पीएम मोदी को कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला वहां के शेख द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जावेर अल सबह, बाप रे बाप, नाम है कि पूरा शहर ही था कि है। कुवैत के अमीर शेख मसाल अल अहमद अल जावेर अल सबह द्वारा कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया? मोदी जी को सम्मानित किया गया। ये नाम था कि पूरा शहर का नाम था ये सिनेमा में से, वह हो गया। वो सिनेमा था ना, कौन, डबल धमाल, कहता नाम ही बता तो हम गोवा पहुंचा देंगे, वही बात इनका हो गया। कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का सर्वोच्च नाइटहुड सम्मान है, देश का नागरिक का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार कह रहा है कि राज्यों के प्रमुख विदेशी संप्रभुताओं और शाही परिवारों के सदस्यों की दोस्ती और उसके सद्भावना के प्रतीक के रूप में दी जाती है, यानी दोस्ती के प्रतीक के रूप में इन्हें दिया गया है। देख लो, बड़का HD तस्वीर है वहां। अब कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनके सचिव कौन है, जानना है उनके बारे में। तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ कौन है? एंटोनियो गुतेरेस, जो किस देश के रहने वाले हैं? पुर्तगाल देश के, अभी करंट में यही हैं। 14वें अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? अजय बंगा हैं। भारत और अमेरिका के, मतलब भारत के जन्म हुआ था, कहाँ रहते हैं? अमेरिका के नागरिक हैं। प्रबंधक निदेशक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कौन है? तो क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कौन देश के हैं? बुल्गारिया देश के हैं। अगला कह रहा है महानिदेशक हैं आपके WTO के, विश्व व्यापार संगठन के कौन है? नागोजी ओकोंजो इवेला, नामो अजबे अजबे लोग के हुआ। फिर है महानिदेशक यूनेस्को के, तो कौन है? आर्दे अजोले, फ्रांस के हैं। और ऑन्ड्रे ओजोले हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। प्रमुख यूनिसेफ के हैं, यूनिसेफ के हेड कौन है, प्रमुख कौन है? तो कैथरीन रसेल हैं, जो अमेरिका की रहने वाली हैं, कैथरीन रसेल। अगला कह रहा है महासचिव कौन है सार्क के? तो आपके ये हो गए मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो एंटोनिया कोस्टा, ये भी पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं। एशियाई बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा, ये कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं। अब कुछ चर्चित महिलाओं के बारे में जान लेते हैं। चर्चित महिलाओं में हैं प्रीति रजक, ये भारतीय सेना की प्रथम महिला सूबेदार बनी है। कौन है? पूछ सकता है क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक बनी है। अगला कह रहा उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो रितु बाहरी बनी है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो नीना सिंह बनी है। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली प्रथम भारतीय नागरिक कौन है? तो अक्षता कृष्णमूर्ति हैं। भारत की पहली महिला ADC कौन है? मनीषा पाठी है। वही उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। वही वीरता कह रहा है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा बनी है। लद्दाख में सेना की प्रथम महिला अफसर बनी है, लद्दाख, लेह लद्दाख है ना, गीता राणा बनी है। वही भारतीय सेना के लिए कह रहा है कि प्रथम महिला
स्काई डाइवर है। डाइवर कौन बनी है? लांस नायक मंजू बनी है। वही अगर कह रहा है कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डॉक्टर अलका मित्तल बनी है। ये प्रमुख भारत की महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में इनका काफी योगदान रहा है और ये प्रथम स्थान हासिल की है। वर्तमान में संसद कितने 542 हैं, 524 हैं और वर्तमान में 524 है। 19 सदस्य कहाँ से हैं? केंद्र शासित प्रदेश से हैं। टोटल कितना हो जाएंगे? 543 हो जाएंगे। उनका रेशियो देखिए किस जगह से कितना है सीट है। 7 को दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर है ना, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लद्दाख, दमन दीव। कुछ पुरस्कार हैं। 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार है 2024 में मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ कह रहा है कि फीचर फिल्म है, कौन है? अटाम, जिसके निर्देशक कौन है? आनंद एकर्षी। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है, कौन है? गुलमोहर। ये कहिया बन गया जी? 2024 में देखो नहीं कि हम सिनेमा। गुलमोहर राहुल वी चेतला इसके निर्देशक हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऋषभ शेट्टी, जो कि फिल्म कौन से हैं? कंतारा। देखो ना कि ये सब सिनेमा है। अभिनेत्री कौन है? नित्या मेनन और मानसी पारेख। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो सूरज बड़जत्या। फिल्म कौन सी है? ऊंचाई। अभी कहिया ही सब फिल्म लॉन्च हुआ जी कि देखबे नहीं किए? अच्छा, डांस दिखाता है। कौन सिनेमा डांस नहीं दिखाता है? अंग्रेजी में कह रहा है कि स्टर्लिन कीरे हैं। उपन्यास किसकी है? तो यह है सिप्रिट नाइट्स। गाना कौन सा है? गगन गिल। कविता से लिया गया है। कौन सा कविता है? तो मैं जब तक आई बाहर। मैथिली में कौन है? तो महेंद्र मलगिया है। निबंध है प्रबंधक संग्रह। वही संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को अवार्ड दिया गया है। कविता इनका है भास्कर चरित्रम। तो ये सब लोग अवार्डित हैं जिनको विभिन्न क्षेत्रों में साहित्य के रूप में अवार्ड दिया गया है। कुछ स्पेस से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि जापान दुनिया का सबसे पहला लकड़ी का सैटेलाइट बनाने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का सैटेलाइट मतलब सबसे पहले बनाने जा रहा है। लोगनोसाट लॉन्च करेगा, मतलब लॉन्च कर भी दिया है, किया है। सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया है। ये सब मतलब एथी से जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर मोहन सिंह एयरफोर्स के तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाले प्रथम महिला पायलट बनी है। इसमें एक मूवी आया है जी, तेजस सिनेमा के नाम है। हाँ, तेजस सिनेमा के नाम है, देखिएगा। उसमें 2 लड़की की कहानी दिखाया है। जाके पाकिस्तान में उस व्यक्ति करता है, लेके आता है वहां से, उसका दोस्त पकड़ा जाता है। तो चंद्रमा पर एक क्रेटर के नाम से माउंट एवरेस्ट का शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला कौन बनी है? पासांग लहामू और शेरपा के नाम से इनको मतलब ये रखा गया है। किसका रखा गया? शिखर का नाम रखा गया है जो वहां पे पहुंची है। नासा ने कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के प्रमुख उत्सर्जकों को पता लगाने के लिए ट्रेनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया है। ये उपग्रह है जो कि पता लगाने का काम करेगा। अब कह रहा है कि रातापानी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नवा टाइगर रिजर्व बना है। 8 को पहले था टाइगर रिजर्व, अभी नवा टाइगर रिजर्व रातापानी टाइगर रिजर्व बना 2024 में। चर्चा में रह रहे प्राणहित वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है? तेलंगाना में है, जिसका नाम है प्राणहित। खबरों में कह रहा है कि सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम मंदिर कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। विशालगढ़ किले में नई पादप प्रजाति सेरोपेगिया सिउरायना की खोज की गई है। ये किसी चीज की प्रजाति है, वो इसका खोज किया गया है। सिंह वाले मेढक की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। सिंह निकला है मेढके में से। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेट्रिक इंडोनेशिया में खोजी गई है। वेनेजुएला में अपने सभी ग्लेशियर की खोने वाला देश बना। जितना उसका वेनेजुएला का ग्लेशियर था ना, सब पिघल गया, तो खोने वाला देश बन गया ये।
उड़ीसा के कह रहा है गुप्तेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य विरासत स्थल घोषित किया है। उड़ीसा में गुप्तेश्वर जो वन्य जीव अभ्यारण्य था उसको विरासत घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में सरयू ने अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे 2024 से। कुछ महीनों का प्रश्न रह गया है जो कि हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एक चीज से जुड़ा हुआ है, एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है।